नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं राजेश रत्नू और अपनी सीरीज चल रही थी आरबीएससी हिंदी मीडियम फिजिक्स की। और इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बात की थी एसी की। आज उसी पार्ट को अपन कंटिन्यू करेंगे और आज के पार्ट में अपन एसी को समाप्त भी कर देंगे। देखिएगा, थोड़ा सा कल वाला रिपीट करता हूं। आर, एल और सी, ठीक है। आर में थीटा कितना था, यानी कि कलांतर कितना था? कलांतर वो था बेटा डेल्टा फाइव बराबर कितना? 0। और इसमें कलांतर था आपका, कलांतर कितना था? 90 डिग्री। कितना था? 90 डिग्री। और इसमें कलांतर फिर से कितना था? कलांतर कितना था भाई? इसमें भी कलांतर था आपका 90 डिग्री। ये चीज अब आज की क्लास में अपने काम आने वाली है कि वोल्टेज अगर इधर है, करंट अगर मान लो इधर है, तो वोल्टेज भी इधर होगी, यानी कि दोनों साथ साथ चलेगी। और मान लो अगर करंट इधर है तो प्रेरण कुंडली पे जो वोल्टेज आएगी वो आगे होगी, और किस एंगल से होगी? 90 डिग्री से। किससे आगे होगी? 90 डिग्री से। अगर मैं इसमें बात करूं, इधर मान लो धारा है, तो संधारित्र पे जो वोल्टेज आएगी वो पीछे होगी, और किस कोण से होगी? 90 डिग्री के कोण पे। फिर इसमें अपन ने बात की थी शक्ति गुणांक। किसकी? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक कितना होता है भाई इसमें? cos फाई। cos फाई कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू। और यहाँ शक्ति गुणांक कितना होगा? 0। यहाँ कितना होगा? 0। फिर अपन ने बात की थी इसमें औसत शक्ति की। औसत शक्ति क्या है इसमें? IRMS और VRMS। इसमें एवरेज शक्ति कितनी है? 0। इसमें भी कितनी है औसत शक्ति भैया? 0। कितनी है? 0। फिर इन दोनों में एक नई बात थी, एल वाले में था एक्सएल। एक्सएल को बोलते हैं बेटा ओमेगा एल, बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल। नाम है इसका प्रेरकीय प्रतिघात और इसका मात्रक होता है ओम। तो क्या मैं बोल दूं एक्सएल जो है वो समानुपाती होता है किसके? एफ के। अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर एक और था सी वाले में एक्ससी। एक्ससी होता है बेटा 1/ओमेगा सी, और एक्ससी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? एफ के। तो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। ये ग्राफ है एक्ससी और एफ में। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? आज अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखिएगा क्या है। इसके बाद जो सर्किट आता है वो है बेटा आरएल सर्किट। कौन सा? आरएल परिपथ। और यहां से एसी एक अलग ही बोर्ड में चलेगी। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर ईमानदारी से सुनोगे तो मेरा दावा है कि आपको 100% ये बातें समझ में आएगी। लेकिन एक एक बातें आपको सुननी पड़ेगी। मैं फिर बोल देता हूं, मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि टाइम कम है और मुझे पूरे चैप्टरों का क्रैश कोर्स कराना है, फास्टली कराना है। तो देखिएगा, आपके पास एक प्रतिरोध है, एक प्रेरण कुंडली है, ठीक। दोनों को आपने, और ये और बता देता हूं, आर एल और आरसी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर एलसीआर को अच्छे से समझना है तो आपको आरएल और आरसी दोनों आने चाहिए, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एलसीआर सर्किट की अगर आपको फील करनी है तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए किसका? आरएल और आरसी का, ठीक भैया, ठीक। मैंने बोला कि इसमें धारा जो है वो ये है, धारा समय के रूप में वो है भाई कितनी? आई नोट साइन ओमेगा टी। धारा का फलन समय के रूप में क्या है? आई नोट साइन ओमेगा टी। यहां लिखा मैंने वी आर टी। इस वी आर टी का मतलब क्या है? प्रतिरोध पे वोल्टता समय के रूप में क्या है? या फिर ऐसा बोलो, प्रतिरोध पे वोल्टता समय के फलन के रूप में। इसको क्या लिखोगे आप? वी एल टी। क्या लिखोगे? वी एल टी। और ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रेरण कुंडली पे वोल्टता समय के रूप में। आगे चलते हैं। अब देखिए आप, अगर आपने अच्छे से वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है, तरंग वाला चैप्टर पढ़ा है, या 11th में तरंग वाला चैप्टर पढ़ा है, तो ये तरंग ही सोल्व करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगी बातें। देखिएगा, मैं लिखता हूं वी आर टी, और इससे पहले वाला जो सर्किट था आर वाला, उसमें देखा कि धारा और प्रतिरोध पे वोल्टेज दोनों साथ साथ चलती है, यानी कि दोनों की फेज क्या होती है? समान होती है। लेकिन ओम्स लॉ से क्या मैं ये लिख सकता हूं आई नोट और आर? तो वोल्टेज ड्रॉप प्रतिरोध पे समय के रूप में क्या आएगी भैया? आई नॉट आर। ये तो अधिकतम वैल्यू हो गई। और साइन ओमेगा टी। देखो, ये वही बात है जो अभी पढ़ के आए अपन, कि धारा और प्रतिरोध पे जो वोल्टता होती है उनकी कला सेम होती है।
आगे देख, मैं लिखता हूं वी एल टी, क्या लिखा मैंने, वी एल टी, तो इसको लिखोगे आई नॉट, और इसमें प्रतिरोध का काम कौन करता है, एक्सएल, और ये साइन ओमेगा टी। याद कर, अगर धारा इधर है तो वोल्टेज प्रेरण कुंडली पे क्या 90 डिग्री आगे होता है, तो धारा की कला में कितना जोड़ना पड़ेगा, पाई बाई 2 जोड़ना पड़ेगा। बोल भैया बोल। अब देख, अब देख, थोड़ा सा याद कराता हूं कि तूने उसमें पढ़ा है, किसमें, तरंग वाले चैप्टर में, ए वन साइन ओमेगा टी, y2 बराबर क्या लिखा तूने, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां बोलता था दोनों के बीच कोण कितना है, फाई। क्या ये दो तरंग है, इसे बोल दे y1, इसे बोल दे a1, इसे बोल दे y2 और इसे बोल दे a2। अब इसको सोल्व करेंगे किससे, फेजर आरेख विधि से। देखिए क्या है, फेजर आरेख विधि। अभी अभी जो तूने चीजें लिखी है वो वापस लिख देता हूं। आई टी बराबर क्या आया, आई नोट साइन ओमेगा टी, और वी आर टी, वी आर टी क्या आया भैया, आई नोट आर साइन ओमेगा टी। क्या ये बात समझी, देखो धारा और प्रतिरोध पे वोल्टता समान कला में है, लेकिन प्रेरण कुंडली पे वोल्टता जो है वो धारा से पाई बाई 2 कोण आगे होती है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब मेरे पास दो सदिश है, इधर देख, इधर है आपका वी आर, इधर है आपका वी एल, इधर है आपका वी आर, इधर है आपका वी एल। दोनों सदिशों के बीच, सदिश मानते हैं अब इसको, दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्ट आएगा इधर, इधर थी वी आर वोल्टेज, इधर थी वी एल वोल्टेज, तो उसका नेट वोल्टेज जो है वो ये आएगा। तो देख, अब इसको सोल्व करते हैं फेजर आरेख विधि से। किससे, फेजर आरेख विधि से। इधर लिखा भैया मैंने कितना, आई नोट आर, कितना लिखा, आई नोट आर, और इसी डायरेक्शन में तेरी कौन होगी, धारा होगी। कौन होगी, धारा। इधर लिखा मैंने भैया क्या, क्या लिखा, आई नोट और एक्सएल। देख, दो सदिश है, वही बात है बेटा, ये A1 है और ये क्या है, A2। याद कर, तरंग वाले चैप्टर में तूने ये लिखा था, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, A1 A2 cos थीटा, थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो इसका रिजल्ट आएगा तेरा, इधर उसको लिखोगे वी नेट या वी नॉट। अब देख, धारा इधर है और परिणामी वोल्टेज इधर है, तो क्या इस फंक्शन में आरएल में वोल्टेज जो है वो धारा से अल्फा कोण से आगे होती है, किससे, अल्फा कोण से आगे होती है। अगर ये वेक्टर है तेरा आई नोट एक्सएल, तो बेटा ये वेक्टर भी कितना हो जाएगा, आई नोट और एक्सएल। अब दो सदिश है, सोल्व कर ले। क्या लिखेगा, वी नोट बराबर, इसका वर्ग करेगा तो क्या बनेगा, ये आई नोट का, आई नोट आर का वर्ग प्लस आई नोट और एक्स एल का वर्ग, और इसका क्या ले ले, रूट ले ले। क्या ले ले, रूट। तो क्या बना, देख, वी नोट बराबर आई नोट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसे बोलते हैं भैया जेड आर एल। क्या बोलते हैं, जेड आर एल। और जेड होता है प्रतिबाधा। क्या होता है, प्रतिबाधा। क्या होता है, प्रतिबाधा। इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। चले आगे, अगर तेरे से पूछ ले धारा और परिणामी वोल्टेज के बीच कलांतर, तो देख भैया टेन फाई, टेन अल्फा क्या होता है, टेन लंब बटे आधार। लंब कितना है, आई नोट बटे एक्सएल, और आधार कितना है, आई नोट बटे आर। क्या आई नोट ने आई नोट को मार दिया, तो क्या आया, एक्सएल बटे आर। क्या आया, एक्सएल बटे आर। अगर तेरे से पूछ ले इसमें शक्ति गुणांक बता, क्या बता, शक्ति गुणांक, तो भैया शक्ति गुणांक होता है cos फाई, वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका, आई नोट आर है, और वी नोट, वी नोट देख कितना आया, आई नोट अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। बोलो हाँ ना, आई नोट ने आई नोट को मार दिया, तो शक्ति गुणांक क्या आया इसमें, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। देख, रिपीट करता हूँ फटाफट। तेरे पास एक प्रतिरोध है, जल्दी जल्दी सुनना भैया, तेरे पास एक प्रतिरोध है और एक प्रेरण कुंडली है, और इसको तूने एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ जोड़ा है, जिसमें धारा समय के रूप में क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ बोल दिया मैंने वोल्टेज प्रतिरोध पे समय के रूप में, यहाँ बोल दिया मैंने
प्रेरण कुंडली पे वोल्टेज समय के रूप में। अब दोनों इक्वेशन लिख ले, वी आर टी धारा और वोल्टता प्रतिरोध पे दोनों के मध्य कलांतर कितना होता है, या दोनों साथ साथ चलते हैं तो इसको लिख देगा आई नॉट आर। आई नॉट आर ये हो जाएगा भैया साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी वी एल टी। धारा से प्रेरण कुंडली पे जो वोल्टता होती है वो पाई बाई 2 कोण है आगे होती है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस चीज को सोल्व करते हैं किससे, फेजर आरेख विधि से। किससे भैया, फेजर आरेख विधि से। फेजर आरेख विधि से किससे सोल्व करते हैं, फेजर आरेख विधि से। मान लिया मैंने इधर तेरा कितना है आई नोट आर है और इधर ही धारा होती है, और देख ये कितना है आई नोट और एक्सएल है, तो क्या रिजल्ट इधर आएगा जिसको लिख देंगे वी नोट। ये भैया वी आर है और ये क्या है भैया वी एल है, या बोल दो प्रतिरोध पे जो वोल्टता है उसका आयाम है, और इसे बोल दो प्रेरण कुंडली पे जो वोल्टता है उसका आयाम है। दो सदिश है, दो सदिशों के बीच का कोण कितना है 90। जो परिणामी वोल्टेज आई वो धारा से कितनी आगे है, अल्फा कोण कितनी आगे है, अल्फा कोण। क्या ये आई नोट एक्सएल लिख दूं, क्या ये बेटा आई नोट आर लिख दूं, तो देख वी नोट बराबर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आई नोट, अंदर क्या बचेगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। समझ गए ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। अगर तेरे से पूछे कलांतर बता तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, ये बटे ये, तो आई नोट से आई नोट मर जाएगा, एक्सएल बटे आर हो जाएगा। बोल भैया हाँ ना। फिर तेरे से पूछे इसमें शक्ति गुणांक बता तो कोस फाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बटे ये हो जाएगा, तो आर बटे अंडर रूट आर का स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन करते तेरे को और अच्छा समझ में आ जाएगा, सुनना ध्यान से। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता दूंगा कि कितने बातें पूछ सकता है, तुझे ध्यान से समझनी है, ध्यान से सारी बातें समझ में आएगी। मैं दोबारा रिपीट करूं क्या, सुनना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था आर, तो वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ थी। फिर एल पढ़ा, उसमें धारा अगर ऐसे है तो वोल्टेज वी एल वाली ऐसे होगी। फिर आपने पढ़ा सी, धारा अगर ऐसे है तो वी सी नीचे होगा। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, आर एल। आर एल पे जो वोल्टेज है वो इधर है, और आर पे जो वोल्टेज है वो इधर है, और एल पे जो वोल्टेज है वो इधर है, लेकिन धारा भी इधर है। इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। तो एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं इसको, इधर इसका आयाम लेते हैं, इसका आयाम कितना आई नोट आर, इधर इसका आयाम कितना आई नोट एक्सएल। दो A1 और A2 है, रिजल्ट इधर आएगा, रिजल्ट इधर आएगा, तो ये रिजल्ट वोल्टेज है, इधर धारा है। तो अभी भी देख धारा, अभी भी देख वोल्टेज जो है वो धारा से आगे है, किस कोण से, अल्फा कोण से। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो मान लिया मैंने ये प्रतिरोध है, ये प्रेरण कुंडली है, मैं डाटा आसान ले रहा हूं ताकि तेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़े। आर बोल दिया मैंने बेटा 10 ओम, कितना बोला 10 ओम, और एक्सएल भी बोल दिया कितना 10 ओम, कितना बोला 10 ओम, और बोला यहाँ जो धारा है टाइम के रूप में वो है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। क्या लिखा मैंने 50 डिग्री। तेरे से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहले बता आई नोट, क्या बता आई नोट, आई नोट देख कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। दूसरा प्रश्न पूछ ले आई आर एम एस, तो कल की क्लास में पढ़ा था अपने आई नोट बटे रूट 2, आई नोट कितना भैया 20, और ये कितना रूट 2, कितना रूट 2। अगली बात तेरे से पूछ सकता है जेड बता, इसका जेड आर एल बता। जेड आर एल क्या बताया है, आज ही बताया मैंने, आर का वर्ग प्लस एक्स एल का वर्ग। तो देख आर का वर्ग कितना 100, एक्सएल का वर्ग कितना 100, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 रूट 2 एम्पियर। कैलकुलेशन कर लेना भैया। फिर अगली बात तेरे से पूछ सकता है वी आर टी, क्या पूछ सकता है वी आर टी, तो क्या बताया था आई नोट आर साइन, जो धारा की कला है वही प्रतिरोध पे वोल्टता की कला आएगी, ओमेगा टी प्लस 50, और आई नोट कितना आया 20, आर कितना है 10, तो क्या आ जाएगा भैया वी आर टी कितना आएगा 200, कितना आएगा 200 साइन ओमेगा टी प्लस 50। अगली बात तेरे से क्या पूछ सकता है वी एल टी, क्या पूछ सकता है वी एल टी, तो इसको लिखेगा आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस 50। धारा की जो कला है ना उससे, धारा की जो कला है ना उससे वी एल टी
की जो कला होगी या VLT जो होगा वो 90 डिग्री आगे होता है, तो इसमें 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो VLT बराबर क्या होगा भैया, आई नोट कितना, ये फिर से 200 हो गया, और ये साइन हो गया, ये ओमेगा टी हो गया, ये 140 हो गया। अगला क्वेश्चन देख, तेरे से पूछ ले कि धारा और परिणामी वोल्टता में कलांतर, क्या धारा और परिणामी वोल्टता में कलांतर कितना होगा। कलांतर के लिए अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, tan अल्फा बराबर क्या होगा, XL बटे R। ये भी 10 है, ये भी कितना है 10 है, ये भी कितना है 10 है। तो tan अल्फा बराबर कितना आया, 1 आया। तो अल्फा बराबर कितना आया भैया, 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री। तो अपने को लिखना है V नेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो क्या लिखेगा यार, इसकी जगह क्या आएगा, आई नॉट इंटू जेड। क्या आएगा, आई नॉट इंटू जेड। अरे याद कर, आज ही करा भाई। आई नोट क्या आया, तो वी नोट क्या आया था, आई नोट इंटू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये जेड ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन, और धारा से 45, धारा की कला से 45 डिग्री। तो धारा की कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस 50 प्लस क्या करना पड़ेगा 45। क्या करना पड़ेगा 45। तो क्या बने देख, वी नेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। आई नोट कितना है 20, जेड कितना आया, जेड कितना आया, जेड कितना आया, जेड आया था ये 20, और जेड आया 10 रूट 2, और ये साइन, और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया ओमेगा टी प्लस 95 डिग्री। एक चीज और बच गई इसमें, क्या कि तेरे से पूछ ले इसमें शक्ति गुणांक कितना होगा। तो शक्ति गुणांक होता भाई कोस अल्फा हो जाएगा इसमें, क्योंकि अल्फा कलांतर कितना है 45 डिग्री। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 1/√2। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की औकात ही नहीं है कि तेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले। वैसे भी ये बातें तो आपके बोर्ड में है भी नहीं। मैं तो तेरे को कहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ तेरे को LCR सर्किट अच्छे से समझ में आए, RL और RC अगर समझ में आ जाएगा तो। चले आगे, अगला सर्किट है आपका बेटा RC सर्किट। कौन सा है, RC सर्किट कौन सा है, RC सर्किट कौन सा है, RC सर्किट कौन सा है भैया, RC सर्किट। तो देख, ये आपका एक प्रतिरोध है, इसके साथ आपने क्या जोड़ रखा है, एक संधारित्र, और इसको एक AC सोर्स से जोड़ रखा है। किससे, AC सोर्स से। ये संधारित्र C है, इसको इसे लिखोगे IT बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ लिखेगा तू क्या भैया, VRT। क्या लिखेगा, VRT। यहाँ क्या लिखेगा, VCT। क्या लिखेगा, VCT। अब देख VRT क्या हो जाएगा, प्रतिरोध पे वोल्टता समय के रूप में क्या लिखेगा उसे, आई नोट आर। क्या लिखेगा, आई नोट आर साइन ओमेगा टी। क्योंकि धारा की कला और प्रतिरोध पे वोल्टता की कला सेम होती है। फिर लिखेगा VCT। याद कर, अगर धारा इधर है, धारा इधर है, तो संधारित्र पे वोल्टता ऐसे होती है, यानी कि धारा की कला से वोल्टेज संधारित्र पे 90 डिग्री पीछे होता है। तो क्या लिखेगा इसे, आई नॉट XC। ये हो जाएगा भैया साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्या हो जाएगा, माइनस π/2। देख, ये फिर से वही समीकरण बनी, y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस 5। माइनस का मतलब पीछे, माइनस का मतलब क्या है, पीछे। तो देखिए अभी इसको सोल्व करते हैं फेजर आरेख विधि से। मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में है आपका आई नोट और आर, और इसी डायरेक्शन में क्या होती है धारा, क्योंकि दोनों की फेज सेम है। तो संधारित्र पे जो वोल्टेज आएगी वो इधर आएगी, आई नोट और XC। दो वेक्टर है, दो वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अच्छा मास्टर, इसमें वोल्टेज धारा से पीछे होती है, किस कोण से होती है, अल्फा से। तो क्या मैं डायरेक्ट V नोट को ये लिख दूं, आई नोट अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अच्छा, तो फिर tan अल्फा क्या हो जाएगा, अब तेरे समझ में आ रही होंगी बातें, XC बटे R। अच्छा, शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, R बटे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। दोबारा रिपीट करता हूं, देख क्या पढ़ा अपने, मैं 500 सर्किट की बात कर रहा हूं, 500 सर्किट दोबारा बोल बोल के बता रहा हूं तेरे को। अगर शुद्ध प्रतिरोध था तो जिधर वोल्टेज थी उधर ही धारा थी,
यानी कि दोनों के बीच कलांतर कितना था, 0। फिर अपन ने पढ़ा प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली में अगर धारा इधर है तो VL इधर होगा, यानी कि प्रेरण कुंडली में वोल्टेज आगे होती है किस कोण से, 90 डिग्री से। तीसरा सर्किट पढ़ा संधारित्र वाला, अगर संधारित्र पे वोल्टेज इधर है, संधारित्र पे वोल्टेज इधर है तो सॉरी संधारित्र में धारा इधर है तो वोल्टेज इधर होगी, यानी कि संधारित्र में वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पीछे होती है किससे, धारा से। फिर अपन ने पढ़ा RL सर्किट, क्या पढ़ा, RL सर्किट। इधर मान लो VR, क्या मान लो VR का मतलब I नोट R, और धारा भी इधर ही है तो VL का मतलब I नोट XL, दोनों इधर VR है इधर VL है, क्या रिजल्ट इधर आया और धारा इधर है। तो इसमें RL में वोल्टेज आगे होती है किस कोण से, अल्फा कोण से। अभी अपन ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा अपन ने अभी, RC, क्या पढ़ा, RC। अगर इधर I नोट R है, इधर अगर I नोट R है तो नीचे क्या होगा, I नोट XC। ये I नोट R, इसका मतलब ये VR है, ये VC है, क्या रिजल्ट इधर आएगा। क्या ये धारा है इसी डायरेक्शन में और ये नेट वोल्टेज है, तो नेट वोल्टेज जो है वो पीछे है किससे, धारा से। तो देखिएगा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका प्रतिरोध है 10 ओम और ये आपका संधारित्र है मान लो XC बराबर कितना, 10 ओम, कितना है 10 ओम। और यहाँ मैंने क्या लगाई, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगाया जिसके लिए मैंने लिखा I फंक्शन है समय के रूप में 10 साइन, इसको लिखा 100 पाई t प्लस 90 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, 90 तो फिर बिल्कुल ही वो हो जाएगा कैलकुलेशन, तो 90 की जगह 80 ले लो आप ताकि कुछ बच जाए आगे। क्या ले लिया मैंने, 80 डिग्री ले लिया, क्या लिया, 80 डिग्री। पहला क्वेश्चन I नोट बता, I नोट भैया सीधा सा है 10 एम्पियर, कितना है 10 एम्पियर। तेरे से पूछे IRMS बता, IRMS क्या होता है, I नोट बटे √2, यानी कि 10/√2 एम्पियर हो जाएगा, बोल हाँ ना। फिर तेरे से पूछे इसका Z बता, Z क्या होता है भैया, इसमें R का वर्ग प्लस XC का वर्ग, तो ये फिर से कितना आ गया 10√2 ओम, 10√2 ओम, 10√2 ओम। अल्फा और निकाल ले, 10 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 10/10 1 आएगा, तो अल्फा कितना आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री। अगर तेरे से पूछ ले इसमें शक्ति गुणांक कितना होगा तो क्या वो 1/√2 आ जाएगा, अरे बोल हाँ ना। अब अगर तेरे से पूछे VRT, क्या पूछे VRT, तो इसको लिखेगा I नोट R साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 100 पाई टी प्लस 80 हो जाएगा क्योंकि कला सेम रहती है। तेरे से पूछ ले VLT, क्या पूछे सॉरी VCT, क्या पूछ ले VCT, तो क्या लिखेगा I नोट और XC साइन 100 पाई टी प्लस 80, लेकिन वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री पीछे होती है। और तेरे से फाइनली पूछ ले भैया क्या V नेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या लिखेगा उसे I नॉट Z की जगह Z निकाल दिया मैंने 10√2, तो Z रख रहा हूं मैं ये साइन और ये 100 पाई टी प्लस 80, माइनस करना पड़ेगा यहाँ 45। एक चीज और पूछ सकता है, ओमेगा दे रखा है ना, ओमेगा कितना है 100 पाई, कितना है 100 पाई। तेरे से पूछ ले आवर्ती कितनी, तो क्या लिखेगा 2 पाई, f बराबर कितना 100 पाई, तो f बराबर कितना 50 हर्ट्ज, कितना 50 हर्ट्ज। देखो इस चैप्टर का लास्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCR सर्किट। क्या है LCR परिपथ, सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या कराया RL परिपथ और RC परिपथ। चलो देखो, मान लिया मेरे पास एक प्रतिरोध है, एक परिरण कुंडली है और एक संधारित्र है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये R है, ये L है और ये C है। ठीक है, L होता है स्वप्रेरण गुणांक, C होती है धारिता, R प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसको आपने AC वोल्टेज के साथ जोड़ा है। मैं धारा मान रहा हूं, धारा समय के फलन के रूप में क्या है I नोट साइन ओमेगा टी। ये टॉपिक बहुत ही धीरे धीरे करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने यहां बोला प्रतिरोध पे धारा समय के फलन के रूप में, यहां बोला मैंने प्रेरण कुंडली पे वोल्टता
समय के रूप में, यहां बोला मैंने संधारित्र पर वोल्टता समय के रूप में। देखो दोबारा याद कराता हूं जब अकेला प्रतिरोध होता है तो धारा और प्रतिरोध पे वोल्टता दोनों सेम दिशा में होती है। फिर अगर अपन बात करते हैं अकेली प्रेरण कुंडली की, किसकी? प्रेरण कुंडली की, तो धारा और प्रेरण कुंडली की वोल्टेज में कोण होता है 90 डिग्री का। आगे कौन होती है? वोल्टेज। और अगर संधारित्र और धारा की बात करते हैं तो आगे कौन होती है? धारा होती है। किससे? संधारित्र पे वोल्टेज से। और किस कोण से होती है? तो तीनों समीकरण लिख लो आप यहां। पहले क्या लिखोगे? प्रतिरोध पर वोल्टेज समय के फलन के रूप में। ओम का नियम लगाएंगे, 3 बार लगेगा इसमें। एक बार तो आई नोट आर हो जाएगा, एक बार क्या होगा? आई नोट एक्सएल हो जाएगा, और एक बार क्या होगा? आई नोट एक्स सी हो जाएगा। तो यहां क्या होगा? आई नोट आर। और देख, धारा और प्रतिरोध पे वोल्टेज की कला सेम होती है, तो ये साइन ओमेगा टी हो गया। समझ गए ना? ऐसे अपन लिखेंगे क्या? वी एल टी। अब प्रेरण कुंडली पे वोल्टेज धारा से π/2 कोण आगे होता है, ये धारा की कला है, तो इसमें क्या कर देंगे? +π/2। क्या कर देंगे? +π/2। ऐसे ही अगर आपको लिखनी किस पे? संधारित्र पे, तो क्या हो जाएगी भाई? आई नोट एक्स सी साइन ओमेगा टी -π/2। समझ के देखो, देखो यहां समझाता हूं प्रतिरोध वाली वोल्टेज ऐसे है, और प्रेरण कुंडली वाली वोल्टेज ऐसे है, और मेरे पैरों की तरफ कौन है? संधारित्र वाली वोल्टेज। अब 3 कंडीशन बनेगी। इधर क्या है? वी आर। मैं सिर्फ वी आर बोल रहा हूं। वी आर की वैल्यू क्या होगी? आई नोट आर। क्या होगी? आई नोट आर। ऐसे सोचो अपने पास इस बार 3 तरंग है। कितनी तरंग है? 3। इसको y1 बोल देंगे, इसको y2 बोल देंगे, और इसको y3 बोल देंगे। इसको a1 बोल देंगे, इसको a2 बोल देंगे, और इसको a3। इन दोनों का रिजल्ट निकलेगा। सुनिए, इधर बोला मैंने क्या? वी आर, इधर बोला मैंने वी एल, और नीचे क्या है? वी सी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि वी एल ज्यादा होगा किससे? वी सी से, तो रिजल्ट मिलेगा ऊपर। और वो क्या होगा? वी एल माइनस वी सी। अरे 3 वेक्टर भैया, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है। अब ज्यादा कौन है पहले में? वी एल, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? ऊपर मिलेगा। कितना मिलेगा? वी एल माइनस वी सी। और इधर क्या है? वी आर, तो वी एल माइनस वी सी और वी आर के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो क्या रिजल्ट इधर मिलेगा? और धारा प्रतिरोध की साइड में होती है, प्रतिरोध पे वोल्ट था, तो क्या ये आर एल परिपथ बन जाएगा? समझ गए? ऐसे ही अगले कंडीशन में क्या बनेगा? मान लिया VC ज्यादा है, क्या? VC, और VL क्या है? कम, तो वोल्टेज इधर मिलेगी, इन दोनों की क्या मिलेगी? VC माइनस VL। और इधर क्या है? VR। इन दोनों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। तो क्या वोल्टेज इधर मिलेगी? इधर ही धारा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? RC। क्या बन जाएगा? RC। तीसरी कंडीशन क्या है? VL और VC क्या है? बराबर है। और इधर क्या है? VR। इधर क्या है? VR। तो ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, तो क्या धारा और वोल्टेज इधर मिल जाएगी? क्या दोनों के बीच कलांतर 0 हो जाएगा? इसे बोलेंगे अनुनाद की अवस्था। कौन सी अवस्था? अनुनाद की अवस्था। अब समझ में आ गई ना बात? दोबारा देख लो, मैंने बोला कि धारा समय के रूप में ये है, तो प्रतिरोध पे वोल्टेज समय के रूप में, दोनों की कला सेम आएगी। प्रेरण कुंडली पे वोल्टता π/2 कोण से आगे होगी धारा से, और संधारित्र पे वोल्टता π/2 कोण पीछे होगी किससे? धारा से। अब सोल्व करते हैं केस फर्स्ट। पहली कंडीशन क्या बोला मैंने? कि XL बड़ा है किससे? XC से, तो VL बड़ा हो जाएगा किससे? VC से। समझ में आ गई ना बात? मैं डायरेक्ट रिजल्ट बना रहा हूं। देखो इधर मान लिया मैंने क्या है? आई नोट और आर है। समझ गए? जिसको क्या बोल देंगे अपन? वी आर। क्या बोलेंगे? वी आर। क्या धारा भी इसी दिशा में होती है? समझ गए ना? आई नोट, ये मान लिया मैंने क्या? आई नोट। समझ गए क्या? अब ज्यादा कौन है इसमें? VL। इधर मान लो आप क्या है? VC। क्या है? VC। और VC को क्या लिखेंगे? आई नोट और XC। इधर क्या है आपका? VL। और ये क्या हो जाएगा? आई नोट और XL। ज्यादा कौन है? VL। ज्यादा कौन है? VL। और कम कौन है? VC। तो क्या इसका रिजल्ट बेटा इधर मिलेगा? और क्या लिखेंगे उसे? आई नोट
एक्स एल माइनस एक्स सी। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्ट, इस वाले वेक्टर का रिजल्ट जो वो इधर आएगा उसको लिखेंगे वी नोट। क्या लिखेंगे? वी नोट। और ये धारा है, ये नेट वोल्टेज है, तो आगे कौन है? वोल्टेज है। और किस कोण से है? अब देखो, इसको मान लो आप क्या, A1, क्या मान लो? A1। और इसको क्या मान लो? A2। समझ में आ गई बात? और वो आर वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगा दो? आर वाला फॉर्मूला। अरे समझ गए क्या? तो वी नोट को क्या लिख दूं मैं? वी नोट का वर्ग ही ले लो। भी इसका वर्ग करना पड़ेगा, A1 का वर्ग क्या बनेगा? आई नोट का वर्ग और आर का वर्ग प्लस आई नोट का वर्ग तो बाहर लिख दो और अंदर क्या लिख दो? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। समझ गए? अब वी नोट क्या आ जाएगा? यहां से वी नोट क्या आएगा? अंडर रूट से बाहर आ जाएगा कौन? आई नोट। और अंदर क्या बचेगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी? जेड आर एल। क्या हो जाएगी? जेड आर एल। समझ गए ना? ये क्या हो जाएगी? जेड आर एल। समझ गए? तो इसे बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिबाधा। अगर इसमें तेरे से पूछ ले टेन अल्फा क्या होगा? क्या होगा? टेन अल्फा। क्या इस कंडीशन में बोल दूं एल सी आर सर्किट जो है वो आर एल बनेगा? क्या बनेगा? आर एल। क्या बनेगा? आर एल। समझ गए? टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा क्या हो जाएगा? ये कितना है? ये है आई नोट एक्सएल माइनस एक्ससी। और ये कितना है? आई नोट और आर। डिवाइड करोगे तो आई नोट से आई नोट मर जाएगा। क्या बनेगा? एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। अगर इसी सर्किट में तेरे से पूछे पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है? कोस फाई। और कोस क्या होता है? ये बटे ये। और ये रहा। अरे बोलो हाँ ना? क्या फिर से आई नोट से आई नोट मर जाएगा? तो पावर फैक्टर क्या आएगा इसमें? आर बटे अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर तेरे से पूछ ले इसमें प्रतिघात कौन सा बचेगा, तो कौन सा बचेगा? देख, x जो बचेगा वो बचेगा एक्सएल माइनस एक्ससी। ज्यादा कौन है? एक्सएल। तो इस कंडीशन में रिजल्ट जो प्रतिघात का होगा वो कौन सा होगा? प्रेरकीय प्रतिघात। कौन सा होगा? प्रेरकीय प्रतिघात। चलें क्या आगे? ठीक है, दूसरा केस देखो। दूसरे केस में बोला कि XC बड़ा है किससे? XL से। तो क्या VC बड़ा हो जाएगा किससे? VL से। क्या इस कंडीशन में LCR सर्किट जो है वो क्या बन जाएगा? RC। क्या बन जाएगा? RC। और X निकल के आएगा कौन सा? XC माइनस XL। कौन सा? धारितीय। कौन सा? धारितीय। तो देखो, मान लिया मैंने, इधर है तेरा क्या? आई नोट और आर। इधर क्या है? आई नोट और आर। इस बार कम कौन है? ये। और इसको लिखा मैंने VL बराबर आई नोट और XL। और ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? VC बराबर आई नोट और XC। समझ गए क्या? इन दोनों का रिजल्ट बचेगा बेटा इधर। और वो कितना होगा? आई नोट एक्सएल सॉरी XC माइनस XL। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्ट यहाँ कहीं मिलेगा जो होगा V नोट। देख, धारा इधर ही है, धारा तो इधर है, तो कौन पीछे है इस बार? वोल्टेज। और किस कोण से है? अल्फा से। क्या मैं बोल दूं इस कंडीशन में ये RC बन जाएगा? क्या बन जाएगा? RC। क्या V नोट की डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं मैं? आई नोट बराबर सॉरी V नोट बराबर आई नोट क्या आएगा? R का वर्ग प्लस XC माइनस XL का वर्ग। समझ गए क्या? यहां से तू निकाल सकता है टेन अल्फा। क्या निकाल सकता है? टेन अल्फा। क्या बनेगा वो? XC माइनस XL डिवाइड बाई R। क्या यहां से तू पावर फैक्टर भी निकाल सकता है, शक्ति गुणांक भी निकाल सकता है? शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक क्या होगा? R बटे अंडर रूट R का वर्ग प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाली बात है LCR श्रेणी अनुनाद। क्या है? LCR श्रेणी अनुनाद। LCR श्रेणी अनुनाद। तीसरी कंडीशन है ये अनुनाद। ठीक है, पहली बात क्या ध्यान रखोगे? XL बराबर XC, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात का मान बराबर होता है। अगली बात क्या लिखूं? VL बराबर VC। समझ गए? फिर अगली बात देखो, कलांतर। क्या लिखोगे? कलांतर। कलांतर का क्या फॉर्मूला लिखा आपने? टेन
अल्फा बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटा आर, क्या ये ऊपर वाली चीज जीरो हो जाएगी? बोलो। तो कलांतर कितना आया? जीरो। अगर कलांतर जीरो आया, अब कलांतर को मैं अल्फा लिख रहा हूं यहाँ, कलांतर कितना आया? जीरो। तो भैया शक्ति गुणांक क्या आएगा? शक्ति गुणांक क्या आया? शक्ति गुणांक आ जाएगा कोस अल्फा बराबर एक। अच्छा, इसका मतलब एलसीआर परिपथ, क्या एलसीआर परिपथ जो है इस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करेगा? शुद्ध प्रतिरोध। अरे बोलो, एलसीआर क्या बनेगा? आर बनेगा। एलसीआर क्या बनेगा? आर बनेगा। अब पांचवी बात कर लेते हैं प्रतिबाधा की। किसकी? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है? Z बराबर अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग। क्या एक्स एल बराबर एक्स सी है? समझ गए ना? तो क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा ये? प्रतिबाधा क्या आएगी यहां से? प्रतिबाधा जो मिली वो क्या मिली? Z बराबर R। और इसका मान क्या है? न्यूनतम। क्या है इसका मान? न्यूनतम। क्या मान है भैया? न्यूनतम। क्या मैं बोल दूं अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम? और अगर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम, क्या हो गया इसके ऊपर क्यों नहीं चला? प्रतिबाधा का मान अगर न्यूनतम है, किसका? प्रतिबाधा का मान अगर न्यूनतम है तो धारा IRMS क्या होती है? IRMS बराबर VRMS बटे Z। और इस कंडीशन में Z कितना होता है? मिनिमम होता है, R होता है। बोलो हाँ ना? तो धारा क्या होती है इसमें? अधिकतम। धारा क्या होती है? अधिकतम। अगली बात सुन, अगली बात तेरे से पूछे अनुनादी आवर्ती। क्या पूछे? अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती ओमेगा। क्या एक्स एल बराबर एक्स सी लिखो इसमें? ओमेगा एल हो जाएगा ये, क्या ये एक बटे ओमेगा सी हो जाएगा? ओमेगा इधर आएगा तो क्या बनेगा ये? ओमेगा का वर्ग हो जाएगा, इधर बचेगा एक बटे एल सी। यहां से ओमेगा निकल जाएगा, क्या निकलेगा? ओमेगा। ओमेगा कितना होगा रे? एक बटे रूट एल सी। ये है बेटा कोणीय अनुनादी आवर्ती। क्या है ये? कोणीय अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती। समझ गए क्या? अगर ओमेगा को लिख सकता हूं मैं 2 पाई एफ बराबर एक बटे रूट एल सी, तो यहां से क्या हो जाएगी तेरी? यहां से आवर्ती क्या आएगी? एफ बराबर 1/2 पाई रूट एल सी। ये क्या है? ये है अनुनादी आवर्ती। क्या है ये? अनुनादी आवर्ती। दोबारा देख, सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं मैं। एल सी आर अनुनाद, एल सी आर अनुनाद। पहली बात, एक्स एल बराबर होता है किसके? एक्स सी के। दूसरी बात, वी एल बराबर होता है किसके? वी सी के। तीसरी बात, जेड, जेड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और एक्स एल बराबर क्या होता है? एक्स सी। तो जेड क्या मिलेगा? मिनिमम। और कितना होगा? आर। समझ गए? अगली बात कौन सी, कितने नंबर बात है? 4 नंबर। देख, एल सी आर क्या बन जाएगा? किसकी तरह बनेगा? आर की तरह। तो पांचवी बात क्या है? कलांतर। कलांतर कितना भैया? कलांतर कितना? जीरो। कलांतर कितना इसमें? जीरो। कलांतर जीरो तो शक्ति गुणांक कितना? शक्ति गुणांक कितना भाई? एक। अगर शक्ति गुणांक ए तो औसत शक्ति कितनी? औसत शक्ति, औसत शक्ति का सदाबहार फॉर्मूला, सदाबहार फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? वी क्या होता है? पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई कितना है? एक है। तो अनुनाद की अवस्था में औसत शक्ति क्या आएगी? वी आर एम एस और आई आर एम एस। आगे सुन, आगे बात करते हैं अनुनादी आवर्ती की। किसकी? अनुनादी आवर्ती। अनुनादी आवर्ती निकालने के लिए क्या एक्सएल बराबर होता है एक्स सी? क्या ये हो जाएगा ओमेगा एल? क्या ये हो जाएगा एक बटे ओमेगा सी? ओमेगा इधर आ जाएगा, ओमेगा इधर आएगा तो ये होगा ओमेगा का वर्ग बटे एक बटे एल सी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे रूट एल सी। समझ गए ना? ओमेगा को क्या लिख दूं? 2 पाई
एफ बराबर 1/√LC। तो यहां से अनुनादी आवर्ती एफ बराबर क्या आ गया, 1/2π√LC। समझ गए ना। और अच्छी अच्छी बातें सुनो, देखो 2017 या 2018 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा था कि इधर एक्स है और इधर क्या है, आवर्ती। समझ गए। ये ग्राफ किसका है, एक्स सी का। ये ग्राफ किसका है, एक्स एल का। किसका है, एक्स एल का। और तेरे को 3 पॉइंट दे रखे हैं। क्या इस पॉइंट पे देख एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर है। अरे एक्सएल और एक्ससी बराबर है इसमें, तो क्या मैं बोल दूं ये अनुनादी आवर्ती है। आर का मतलब रेजोनेंस। समझ में आगे बात। इसमें तो एल से आर किसकी तरह बिहेव करेगा, आर की तरह। किसकी तरह, आर की तरह। इधर आवर्ती क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, अनुनादी आवर्ती से। इधर आवर्ती कम होगी किससे, अनुनादी आवर्ती से। एक बात तो अपन लिख देंगे, आवर्ती जब किसके, अनुनादी आवर्ती के बराबर हो तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, या एलसीआर परिपथ शुद्ध प्रतिरोध की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात देख, एफ अगर बड़ा हो किससे, अगर आवर्ती अनुनादी आवर्ती से क्या हो, ज्यादा हो। तो कैसे पता करो आप, आवर्ती ये अनुनादी आवर्ती, इधर एक लाइन खींच दो। तो इस लाइन पे देखो आवर्ती तो सब जगह बराबर है, लेकिन इस फिक्स आवर्ती पे आपका जो एक्स सी है वो तो इतना है, जबकि एक्सएल जो है वो इतना है। ज्यादा कौन है, क्या इस कंडीशन में बोल दूं एक्स एल बड़ा है किससे, एक्स सी से। और एक्स एल जब बड़ा हो एक्स सी से तो क्या बनता है ये आर एल। क्या बनता है ये आर एल। अगर आवर्ती अनुनादी आवर्ती से ज्यादा है तो एलसीआर परिपथ किसकी तरह बिहेव करेगा, आरसी की तरह। किसकी तरह, आरसी की तरह। अगली बात सुन, अगर मैं बोल दूं आवर्ती तेरी कम है किससे, अनुनादी आवर्ती से। आवर्ती तेरी कम है अनुनादी आवर्ती से, तो यहां एक लाइन खींचेगा। अब ये ग्राफ किसका है, एक्सएल का है। तो एक्सएल तो इतना है और एक्सी कहां गया, एक्सी देख इतना है। ज्यादा कौन है, एक्सी। ज्यादा कौन है, एक्सी। तो इस कंडीशन में तेरा क्या बनेगा, ये आरसी। क्या बनेगा, आरसी। दोबारा देख ले फटाफट इसी चीज को। मैंने ग्राफ बनाया एक्स और एफ में, एक्स और एफ में। ये तो तेरा है एक्सएल और ये तो तेरा क्या है, एक्सी। इसे क्या बोलेंगे, आवर्ती अनुनादी। इधर बोलेंगे आवर्ती ज्यादा है किससे, अनुनादी आवर्ती से। इधर बोलेंगे आवर्ती कम है किससे, अनुनादी आवर्ती से। अगर आवर्ती होती है अनुनादी आवर्ती के बराबर तो एलसीआर परिपथ बन जाता है भैया आर। क्या बन जाता है, आर। इसे बोलते हैं एलसीआर श्रेणी अनुनाद। क्या बोलते हैं इसे, एलसीआर श्रेणी अनुनाद। और अगर आवर्ती का मान ज्यादा होता है किससे, अनुनादी आवर्ती से, तो देख एक्सएल का ग्राफ ऊपर है, एक्सएल का ग्राफ ऊपर है और एक्सी का ग्राफ कहाँ है, नीचे। तो यहां से ये भी ऐसे भी पता चल सकता है कि एक्सएल बड़ा है किससे, एक्सी से। तो ये क्या बन जाएगा भाई, आर एल। क्या बनेगा ये, आर एल। और अगर आवर्ती का मान अनुनादी आवर्ती से क्या है, कम है, तो इधर देख ऊपर किसका ग्राफ है, एक्सी का, और नीचे किसका ग्राफ है, एक्सएल का। तो ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, एक्स सी ज्यादा है किससे, एक्सएल से। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ ये सर्किट बन जाएगा क्या, आरसी। क्या बन जाएगा, आरसी। आगे और देख, एक दो ग्राफ और पूछता है कि तू ग्राफ बना किसमें, जेड वर्सेस आवर्ती। किसमें ग्राफ बना, जेड और आवर्ती में। तो देख ग्राफ बना लेते हैं किसमें, जेड और आवर्ती में। इधर तेरा जेड है और इधर तेरा क्या है, आवर्ती। ठीक है। अब जेड का मान न्यूनतम कहाँ होता है, अनुनाद। इधर देखिए आप, तो जेड बराबर अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर एक्सएल बराबर एक्सी है तो जेड क्या मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। इसके अलावा चाहे एक्सएल बड़ा हो और चाहे एक्सी बड़ा हो, आर में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, यानी कि जेड का मान बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। तो देखो इस टाइप का ग्राफ होता है ये कब है, अनुनादी आवर्ती पे है। और यहाँ जेड का मान क्या होता है, मिनिमम होता है और किसके बराबर होता है, आर के। समझ गए ना। अब चाहे आवर्ती, इधर क्या है देख, इधर आवर्ती जो है वो ज्यादा है किससे, अनुनादी आवर्ती से। इधर आवर्ती क्या है, कम है अनुनादी आवर्ती से। दोनों ही कंडीशनों में देख जेड का मान बढ़ रहा है। समझ गए ना। अगला ग्राफ देख, अगला ग्राफ तेरे से पूछेगा आईआरएमएस वर्सेस आईआरएमएस वर्सेस एफ। समझ में आ गई बात। एलसीआर ही चल रहा है अभी तक, अभी तक क्या चल रहा है, एलसीआर ही।
अभी तक क्या चल रहा है, एलसीआर। अगर z का मान न्यूनतम है तो धारा का मान अधिकतम, तो ग्राफ इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो, इसे लिखूंगा अनुनादी आवृत्ति, और इस कंडीशन में ये धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम, और इधर क्या है, आवृत्ति। ये किस किस के बीच में है, एलसीआर परिपथ में धारा तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ है। चले आगे, दोबारा रिपीट करूं क्या पूरा सर्किट, या याद हो गया, एक बार और बता दूं फटाफट है, देख लो कोई बात नहीं है, एक साथ बता दूंगा फटाफट। एलसीआर अनुनाद, क्या मैं बोलूं एक्सएल बराबर एक्सी, बोलो जल्दी जल्दी, वीएल बराबर वीसी, समझ गए। अनुनाद की अवस्था में धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरक के प्रतिघात का मान बराबर होता है। चले आगे, इस कंडीशन में जेड का मान मिनिमम होता है, बोल कितना होता है, आर होता है। इस कंडीशन में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। इस कंडीशन में cos फाई कितना होता है, 1 होता है। इस कंडीशन में एलसीआर किसकी तरह बनता है, आर की तरह, बोलो। इस कंडीशन में एवरेज पावर क्या होती है, IRMS और VRMS, यही होती है एलसीआर की। एलसीआर अनुनाद की स्थिति में क्या अगर तेरे से पूछ ले कि अनुनादी आवृत्ति बता, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी, ये 1/ओमेगा, ये क्या है ओमेगा, एल बराबर क्या है 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा का मान क्या, डायरेक्ट लिख टू रूट एल सी। ये कौन सी आवृत्ति है, कोणीय अनुनादी आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या आ जाएगी भैया, 1/2 पाई रूट एल सी, समझ गए ना, क्या आ जाएगी, एफ बराबर, समझ गए क्या। आगे 3 ग्राफ थे वो मैंने बता ही दिए। अगर तेरे से ग्राफ पूछ ले किसमें, जेड और एफ में, क्या पूछ ले, जेड और एफ में, तो ये ग्राफ हो जाएगा। तेरे से ग्राफ पूछ ले किसमें, आई और एफ में, किसमें, आई और एफ में, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। चले आगे, इसके बाद बहुत दिनों से या 2 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि औसत शक्ति क्या होती है, IRMS और VRMS, वो प्रूफ कर रहा हूँ। देखो, अपने को सिद्ध करना है कि P एवरेज बराबर क्या है, इसमें शक्ति गुणांक की परिभाषा आ जाएगी, IRMS, VRMS और cos फाई। शुरू करें, मैंने मान लिया कि मान लो I जो है वो ये है, I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समझ गए, सब कुछ होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। मैंने वोल्टेज मान लिया क्या, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तात्क्षणिक शक्ति निकालेंगे, P बराबर क्या, V नोट I नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे नहीं होता, जब फेज सेम होती है तब होता है। क्या लिखेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें क्या लगा दे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या लगा दे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो देख P क्या बनेगा, V नोट I नोट साइन ओमेगा टी। अब अंदर इसको खोल रहा हूं मैं, साइन ए यानी कि साइन ओमेगा टी, कोस फाइव, फिर क्या आता है प्लस कोस ओमेगा टी और साइन फाइव, समझ गए क्या। आगे देखो क्या बनेगा, ये देख, P बराबर V नोट I नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या बनेगा, ये V नोट I नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी एंड साइन फाइव, समझ गए। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूं इसको, देखो, P बराबर ये V नोट, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां लिखा मैंने I नोट कोस फाइव प्लस V नोट, बताऊंगा क्यों लिखा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो क्या V नोट भाई क्या करा है मैंने, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है, तो ये बन जाएगा भाई क्या, साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ क्या बनेगा, I नोट साइन फाइव। समझ में आ रही बात। अब सुन, अब अपने को निकालना है इसका एवरेज, क्या निकालना है, एवरेज। पहली क्लास याद कर, जब साइन की पावर 2 हो तो औसत कितना होता है, 1/2, और जब पावर 1 होती है तो 0। क्या जब मैं औसत निकालूंगा, जब मैं औसत निकालूंगा इसका P एवरेज, अरे यार, जब मैं इसका क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, तो क्या ऐसा कुछ बनेगा, V नोट यहाँ I नोट cos फाइव, ये तो बाहर आ जाएगी बातें, अंदर क्या बनेगा, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी
dt डिवाइड बाई 0 से t dt, बोलो हाँ ना, प्लस इधर से क्या आएगा v नोट आई नोट बटे 2 और साइन फाई, और लिमिट 0 से t क्या लिखूं साइन 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई 0 से टी डी टी। इसका औसत कितना 0, इसका औसत कितना 1/2। समझ में आ गया? यहां से धारा के दो कंपोनेंट मिल रहे हैं मेरे को, तो आगे बताऊंगा। चलो एक बार और चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहां से औसत शक्ति क्या आई, पी एवरेज बराबर क्या आया, वी नोट आई नोट कॉस फाई डिवाइड बाई 2। अब आपको पता है ये 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो धारा के दो घटक मिल रहे हैं, एक मिल रहा है आई नोट कोस फाई जिससे शक्ति आ रही है, एक मिल रहा है अपने को आई नोट साइन फाई जिससे शक्ति 0 मिल रही है। तो एक धारा का नाम होता है कार्यहीन धारा, कौन सी, कार्यहीन धारा, और एक धारा का नाम होता है कार्यकारी धारा, कौन सी, कार्यकारी धारा। समझ गए ना? धारा का वह घटक, प्रत्यावर्ती धारा का वह घटक जिससे औसत शक्ति व्यय होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्यकारी धारा, और जिसके कारण औसत शक्ति व्यय कितना हो 0, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्यहीन धारा। समझ गए ना? क्या वी आर एम एस, सॉरी वी नोट को ये लिख दूं मैं कितना, √2 VRMS, क्या लिख दूं √2 VRMS, और आई नोट को क्या लिख दूं √2 IRMS, क्या लिख दूं √2 IRMS। समझ गए ना? ये जब दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे आप, ये दोनों वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो पी एवरेज क्या बन जाएगा भाई, √2 गायब हो जाएगा, क्या बनेगा VRMS IRMS cos फाई। समझ गए ना? अब सुन, इसे बोलते हैं वास्तविक शक्ति, क्या बोलते हैं, वास्तविक शक्ति। इसे क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति, क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति। तेरे से पूछ ले शक्ति गुणांक की परिभाषा, किसकी, शक्ति गुणांक पूछ ले कि शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, तो क्या लिखूं मैं, P वास्तविक बटे P आभासी। बना दो परिभाषा, बना दो, क्या है वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। अब देख सारे सर्किटों का शक्ति गुणांक वापस लिख रहा हूं, पहले किसका R का, फिर किसका L का, फिर किसका C का, फिर किसका RL का, फिर किसका RC का, फिर किसका LCR। अनुनाद लिख दूं क्या डायरेक्टली, नहीं, LCR की फिर 3 कंडीशन बना देंगे, कितनी 3 लिखो। इसमें शक्ति, इसमें cos फाई कितना था, सॉरी फाई कितना, कलांतर कितना था 0, इसमें कलांतर कितना था 90 डिग्री π/2, इसमें कलांतर कितना था, कितना था π/2। इसमें फिक्स नहीं था, क्या आया था tan अल्फा बराबर XL बटे R, इसमें tan अल्फा बराबर XC बटा R। अरे समझ गए क्या? तो यहाँ तो शक्ति गुणांक cos फाई कितना हो गया, अब ये रटा दिया है मैंने 20 बार बता दिया है। एक यहाँ पे शक्ति गुणांक कितना 0, यहाँ पे शक्ति गुणांक कितना 0, यहाँ शक्ति गुणांक का मान निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख रहा हूं थोड़ा सा, क्या लिखोगे, कोस अल्फा बराबर क्या आएगा R बटे √R का वर्ग प्लस XL का वर्ग। समझ गए ना? ऐसे इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बोल, कोस अल्फा बराबर R बटे √R का वर्ग प्लस XC का वर्ग। अब बात कर लेते हैं LCR की, किसकी, LCR। इसकी 3 कंडीशन थी। पहले कंडीशन ये कब क्या बनता था, RC मान लो, पहले क्या मान लो, या RL ही मान ले, ये R, ये L और ये C। पहले क्या बनेगा, ये RL, क्या बनेगा RL। तो इसमें tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, XL माइनस XC बटे R। तो कोस अल्फा क्या होगा, कलांतर यही तो है, कोस अल्फा को क्या लिखागा R बटे √R का वर्ग प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ गए? फिर ये बनेगा क्या, RC, क्या बनेगा ये RC। तो RC में tan अल्फा क्या होगा भैया, क्या होगा XC माइनस XL बटे R, और कोस अल्फा क्या होगा, कोस अल्फा क्या होगा R बटे √R का वर्ग प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। और तीसरी कंडीशन कौन थी है, रेजोनेंस। तो उसमें तो cos फाई क्या होता है 0,
तो शक्ति गुणांक कितना होता है? 1। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके एलसीआर के क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले तो आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी के पास ऐसे की बुक है क्या, कॉपी है क्या? चलो ऐसे ही लिख देता हूं मैं। सुनो, मैंने बोला कि आई बराबर क्या है? आई बराबर क्या है? 20 साइन 100 पाई टी बस। और v बराबर लिखा मैंने, मान ले 400। ऐसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं ना। क्या लिखा मैंने? 100 पाई टी माइनस पाई बाई 3, ये लिखा। और ये राजस्थान बोर्ड की हद से हद के क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ रही बात? तो क्या क्या पूछ सकता है? फर्स्ट जितनी बातें पूछ सकता है वो सारी लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट पूछेगा तेरे से आई नोट। आई नोट कितना होगा? 20 एम्पियर। कितना होगा? 20 एम्पियर। तू देख के बता ये कौन सा सर्किट है। क्या मैं बोल दूं ये एलसीआर सर्किट में आरसी सर्किट बनेगा? अरे बोलो, क्या बनेगा ये? आरसी सर्किट। क्या बनेगा ये? आरसी सर्किट। अरे बोलो, ये आरसी सर्किट है। कैसे पता चला आरसी? वोल्टेज पीछे है, किस एंगल से? पाई बाई 3 से। अगर यहाँ पाई बाई 2 होता तो ये शुद्ध धारितीय परिपथ होता। कौन सा? अरे समझ गए ना? पाई बाई 2 यहाँ लिख देता तो क्या होता है? ये शुद्ध धारितीय परिपथ। समझ गए ना? अब ये कौन सा है? आरसी। कौन सा है? आरसी। अरे 60 डिग्री है भैया। आईआरएमएस पूछ ले तो आईआरएमएस क्या होगा? 20/√2 एम्पियर। समझ गए ना? फिर तेरे से पूछ ले वी नोट कितना है। ऐसे पूछ ले प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। ऐसे पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो शिखर मान कितना है? 400 वोल्ट है। तो उससे पूछ ले प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो 400/√2 लिख देगा। चले आगे। क्या अगली बात तेरे से पूछेगा कलांतर कितना है? क्या कलांतर कितना है? पाई बाई 3। कितना है? पाई बाई 3। कौन आगे? आगे कौन है? धारा। अग्रगामी कौन है? धारा। पश्चगामी कौन है? वोल्टता। किस कोण से? पाई बाई 3 से। समझ गए? फिर तेरे से इसमें पूछ ले शक्ति गुणांक बता भैया। इतनी बातें पूछेगा ही नहीं राजस्थान बोर्ड। समझ में आ रही? 2-4 बातें पूछता है। शक्ति गुणांक क्या है? शक्ति गुणांक क्या है? कोस 60 का मान भैया 1/2। समझ गए ना? अगली बात तेरे से पूछ ले कि सर्किट में जेड बता। क्या बता? जेड। तो जेड देख, आई नोट कितना है? आई नोट कितना है? 20 है। और वी नोट कितना है? 400 है। तो क्या मैं यही बता रहा हूं कि वी नोट बराबर होता है आई? अब जो सर्किट है वही लिख दो। कहीं एक्सएल आएगा, कहीं एक्सी आएगा, तो कहीं जेड आएगा, तो कहीं आर आएगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है? जेड आएगा। बोलो हाँ ना? तो प्रतिबाधा आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी? प्रतिबाधा। अरे नहीं समझे क्या? समझ गए क्या या नहीं समझ में आया? अरे तो ओम का नियम यही होता है भाई। देख दोबारा देख भाई, ओम का नियम V बराबर आई आर होता है ना? अब ये हर जगह अप्लाई होता है। एक्स और आर होता तो ये हो जाता। और अगर कहीं पे प्रतिघात होता तो आई बराबर एक्स एल हो जाता। कहीं पे अगर संधारित्र होता तो आई बराबर एक्स सी हो जाता। अगर कहीं पे आर सी होता, आर एल होता, तो क्या हो जाता? वी बराबर आई इंटू जेड आर एल हो जाता। और कहीं पे अगर वी बराबर आई इंटू जेड आर सी हो जाता। और कहीं पे, समझ गए होंगे? तो अब देख क्या लिखूं? वी नोट बराबर क्या लिखूं? आई नोट और जेड। जेड प्रतिबाधा पूछिए तेरे से। क्या? वी नोट बटे आई नोट। पेपर वाला क्वेश्चन है ये। 400/20। क्या कर दूं? 400/20 तो कितना हो गया रे? 20 ओम। बोलो हाँ ना? एक चीज और पूछ सकता है उसी से देखो, एक चीज और पूछ सकता है कि इसकी आवृत्ति कितनी है। क्या पूछ ले? आवृत्ति कितनी? आवृत्ति। तो ओमेगा देख कितना है? 100 पाई। कितना है? 100 पाई। और ओमेगा होता क्या है? 2 पाई एफ। तो एफ कितना आ गया भैया? 50 हर्ट्ज। क्या आ गया? 50 हर्ट्ज। पूछ ले इसका आवर्तकाल कितना? आवर्तकाल कितना? आवर्तकाल कितना? 1/50। पूछ ले इसको 0 से अधिकतम होने में कितना समय लगेगा? धारा को 0 से अधिकतम होने में कितना समय लगेगा? 1 बटे
ये लगेगा 1/4t, यानी कि t बराबर 1/200 सेकेंड। समय, काल 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 भैया, काल, सेकंड। चले आगे, एक क्वेश्चन और दे, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। मान लिया, अब देख राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन देख तू, मैं थोड़े से अच्छे बता रहा हूं ना। मान लिया मैंने ये मान ले तू कितना, ये मान ले तू 30 ओम, कितना मान ले 30 ओम, ये मान ले 30 ओम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से मैं सब बातें बता दूं, तो एक और कराऊंगा इसके बाद में, रेजोनेंस वाला, कौन सा, अनुनाद वाला। ठीक है, 30 ओम ले लिया मैंने, और ऊपर करेंगे अपन एक्स, हाँ, 30। तो देख इसको तो ले ले तू कितना, ठीक है, इसको ले ले तू 90, कितना 90 ओम, एक्स सी को तो, और इसको ले ले तू कितना 50 ओम। ठीक है, तू बता देख कि ये कौन सा सर्किट है, आरसी, कौन सा ये आरसी, कैसे मेरा पड़ा, एक्स सी ज्यादा है, क्या है, एक्स सी ज्यादा है। देख अब मैंने तेरे को धारा दी, आई टी दिया, जितने क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ वो सारे बता दूंगा इसमें। फिर एक रेजोनेंस वाला, वो तो आसान होता है, अगर ये मैं दोनों ही चीज बराबर दे दूंगा तो वो तो सिंपल हो जाएगी सारी बातें। क्या आई टी बराबर दिया मैंने 20 साइन 100 पाई टी प्लस 50 डिग्री। मैं बार बार ये क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ये धारा है, तो मैं डेरिवेशन में अपने सिर्फ ओमेगा टी लिखा है, क्या फर्क पड़ता है 50 और जोड़ दिया तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आई नोट बता, 20, आई आर एम एस, आई आर एम एस हो जाएगा 20/√2। ठीक है, अगला प्रश्न पूछेगा जेड, क्या पूछेगा, जेड, तो जेड क्या होता है, आर का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, बोलो, प्लस 90 - 50 40, 40 का स्क्वायर, बोलो यार, हाँ ना, 900 और 1600 2500, 2550, अरे बोलो, जेड कितना आ जाएगा 50 ओम, समझ गए ना। अगली बात पूछ रहे कलांतर, क्या पूछे, कलांतर कैसे निकालेगा, टेन अल्फा, क्या लिखेगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, एक्स सी माइनस एक्सएल बटे आर, तो टेन अल्फा बराबर क्या आ गया 40/30, यानी कि टेन अल्फा बराबर आ गया कितना 4/3। अब तुम्हें मैंने बताया बहुत बार क्लास में भी कि देखो अगर ये ट्राइंगल होता है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 4 के सामने 53 और 3 के सामने 37, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए 4/3, यानी कि 53 डिग्री आ गया अल्फा, अल्फा क्या आ गया यहाँ से 53 डिग्री। चले आगे, अब मैं एक बार इसको सारी चीजों, आई नोट क्या आया 20, आई आर एम एस क्या आया 20/√2, जेड क्या आया, कैसे निकाला ये, आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर और इसका रूट, समझ गए ना। फिर क्या जेड आ गया, अल्फा कैसे निकाला, एक्स सी माइनस एक्सएल, तो ये कितना आ गया 40, और इससे ट्राइंगल से पता चल गया 4/3 कितना हो जाएगा, ये 53 डिग्री, कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ये सब मैं साफ कर देता हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं, जो जो चीजें मेरे काम आएंगी वो रख लेता हूँ। ठीक है, अल्फा कितना आया 53 डिग्री। चले आगे, फिर तेरे से पूछ ले वो कि वी आर टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बता, तो आई नोट आर कर देगा, क्या कर देगा, आई नोट आर, ये साइन, अरे धारा और प्रतिरोध पे वोल्टता उनकी कला तो सेम रहती है, तो क्या डायरेक्ट यही कला लिख दूं 100 पाई टी प्लस 50, बोल हाँ ना, समझ गए ना। और इसको गुणा कर दो, आई नोट कितना है 20, 20 × 30, तो वी आर टी क्या हो जाएगा, वी आर टी कितना हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600 साइन, और क्या हो जाएगा ये 100 पाई टी प्लस 50, समझ गए क्या। अब तेरे से पूछ ले
तेरे से पूछ ले VLT बताओ, क्या बताओ VLT, तो क्या लिखो I नोट इंटू एक्सएल। साइन धारा की फेज क्या है पाई टी प्लस 50। अब देखो धारा की वोल्टेज ये है तो एल की धारा धारा की वोल्टेज ये है तो एल पे जो वोल्टेज होती है क्या वो 90 डिग्री आगे होती है? अरे ये तो भूल गए क्या, 90 डिग्री आगे होती है तो इसमें क्या जोड़ दो 90 डिग्री और जोड़ दो, समझ गए ना। आई नोट कितना है 20, ये कितना है 90 या 50 है, 50 है तो ये 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, समझ गए ना। ऐसे ही क्या पूछ ले तेरे से, गोड़ हो गए ऐसे लग रहा है, ये पूछ ले VCT, क्या पूछ ले VCT, तो क्या लिखेगा उसे आई नोट और XC, आई नोट 20 XC 90 1800, ठीक है। साइन अब धारा की फेज ये थी, धारा की फेज ये थी तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना 90, अरे समझ गए ना। अब लास्ट एक और मैं साफ कर दूं इसको, डाटा याद है ना आपको, याद है या भूल गए? चलो ऐसे ही लिख देता हूं मैं, आपसे पूछ ले v नेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या आएगा यहाँ आई नोट और यहाँ आएगा z, क्या आएगा z, और ये लिखोगे साइन धारा की फेज क्या थी पाई t प्लस 50। अब ये कौन सा सर्किट बना RC, RC में नेट वोल्टेज पीछे होती है आगे, वोल्टेज पीछे होती है और अल्फा का मान कितना है 53, तो 53 से पीछे दिखा दो, समझ गए ना। तो फाइनल आया V नेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ये कितना 20, ये कितना 50, ये साइन ये कितना 100 पाई t माइनस 3 डिग्री, समझ गए ना। अब देख सारी चीजें याद कर, एक बार दोबारा रिपीट, नीचे ला रहा हूं मैं इसको, देख R कितना आया VR कितना आया, ये रहा 600, कितना आया 600, ये कितना आया 1000, VL कितना आया 1000, और VC कितना आया 1800, VC कितना आया 1800, और नेट कितना आया था, नेट कितना आया था 1000, नेट कितना आया था 1000, देख ले क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, V नेट कितना, अब मैं एक बार है ना इसको साफ कर रहा हूं इस ढंगे, देखो VR किधर है, इधर है, और कितना है 600 है ना। VL किधर है, कितना 1000, और ये इधर कितना 1800, कितना 1800, देख क्रॉस चेक भी कर दिया, इधर कितना है 1000, कितना है 1000, तो 1800 में से 1000 गया 800, ऊपर कितना 800, 800 और 600 का रूट इधर आएगा, समझ गए ना, कैसे समझ गए ना, वही तो वी नेट होगा, तो वी नेट कैसे निकलेगा, तो वी नेट, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, कोई बात नहीं, तो आंसर, अरे तो ले यार गलती होगी भाई, मुर्गा बनूं क्या ये 600 समझ गया, इधर है 1000, इधर है 800 नहीं 1800, तो रिजल्ट इधर बचा कितना 800, 800 का और 600 का क्या रिजल्ट इधर आएगा, समझ गए। और वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 6 गुणा 1000 यानी कि 36 लिख दूं इसको, समझ गए ना कैसे कर दिया, इसको कितना लिख दूं 64 गुणा 100 का वर्ग लिख दूं, 100 के वर्ग को बाहर निकाल लूं, कितना बाहर आएगा 100 का वर्ग 100 बाहर आएगा, अरे बोलो अंदर कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100, 100 का रूट 10 क्या 1000 आया। कोण और देख ले लेते, ये कितना अल्फा, ये कितना अल्फा, ये कितना 800, ये कितना 600, तो देख tan अल्फा वही आया, tan अल्फा कितना आया, कितना आया 4/3, कोस अल्फा और निकाल ले, शक्ति गुणांक और देख ले, ये कितना 1000, ये कितना
ये कितना है और ये कितना है? 1000 है। और शक्ति गुणा का कितना था? 1/2। तो यहाँ तो नहीं आ रहा 1/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता। खड़ा है। cos π/3 कितना होता है? और अरे 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 गलत कर दिया रे। 1/2 थोड़ी आएगा। 1/2 तो किसका बोलते हैं? हैं? हाँ हाँ, वो पहले वाले क्वेश्चन में आया था। इसमें तो निकाला ही नहीं शक्ति गुणांक अभी तक। अरे यार, शक्ति गुणांक तो यहाँ से निकलेगा भाई। ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। ये कितना है? 53। ये कितना है? 37। तो यहां से निकलेगा कोस 37, सॉरी कोस 53। कोस 53 कितना? आधार और 5 कितना? 3/5। यही आ रहा है देख। 600/1000। 3/5 पहले वाले क्वेश्चन का याद रहेगा तुम्हें। देखो लास्ट टॉपिक। टाइम क्या हो गया? ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसका वो क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। देखो सुनना, ट्रांसफार्मर क्या काम आता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। समझ गए ना? ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरण। क्या है? अन्योन्य प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सो मत। चले आगे। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई वाला ये कौन सा? निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में। समझ गए? एक होता है अपचाई। कौन सा होता है? अपचाई। अपचाई क्या करता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। क्या बताया हमने? ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलती है। इसका सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो ऊंचाई और एक अपचाई। ऊंचाई कौन सी होती है? ऊंचाई कौन सी होती है? जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदले। समझ गए ना? और अपचाई कौन सी होती है? जो जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदले। अब देखो इसकी वर्किंग समझ लो। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? नरम लोहे की करोड होती है। क्या होती है? नरम लोहे की। ऐसे पतली पतली सीटें लेते हैं, उसके बीच में क्या भरते हैं? इंसुलेटर। क्या भरते हैं? कुचालक पदार्थ। तो इसे बोलते हैं नरम लोहे की पटलित करोड। क्या बोलते हैं? नरम लोहे की पटलित करोड। पटलित करोड का मतलब जैसे एक परत, उसके बीच में कुचालक, फिर एक परत, फिर उसके बीच में कुचालक। तू हंस क्यों रहा है भाई? अरे कौन सी वाली वीडियो? अच्छा वो कोरोना वाली क्या? कोई बात नहीं, आ गई तो अच्छी बात है। और क्या याद आ गया तेरे को? वीडियो याद आई है ना? चलो चलो छोड़, वीडियो का क्या है। मान जाओ। रेपटे खाओगे। ठीक है। हाथ से बना लेता हूँ भैया, ज्यादा कलाकारी सही नहीं है। ठीक है। ये क्या बना दी मैंने?
नरम लोहे की पटलित करोड़। एक साइड में क्या करते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटते हैं। क्या करते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटते हैं, और दूसरी तरफ भी विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे। इनको इस प्रकार से लपेटा जाता है कि प्राथमिक कुंडली, इसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। इसे बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, इस प्रकार लपेटा जाता है कि प्राथमिक कुंडली का अधिकतम फ्लक्स द्वितीय कुंडली से पास हो। समझ में आ गई बात। और यहां क्या लगाया मैंने, एसी सोर्स लगाया। ठीक है, मान लो इसकी वोल्टेज ई प्राइमरी, इसकी धारा आई प्राइमरी, इसमें फेरों की संख्या एन प्राइमरी। समझ गए ना। इसे बोलते हैं निवेशी। क्या बोलते हैं, निवेशी। और जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, निर्गत। क्या बोलेंगे, निर्गत। यहां प्रतिरोध भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, प्रतिरोध भी। तो इसे बोलते हैं द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस, वोल्टेज ईएस, धारा आईएस, और शक्ति मान लो पीएस, इसकी शक्ति मान लो पीपी। और चले आगे। अब अपन क्या करेंगे, सुनो। लेंस का नियम लगाएंगे पहले प्राथमिक कुंडली में। किसमें, प्राथमिक कुंडली। लेंस का नियम क्या होता है, ई पी बराबर माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। मान के चल रहे हैं कि इसका पूरा का पूरा फ्लक्स इससे पास हो रहा है। ऐसा होता नहीं है रियल में, लेकिन अपन आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ऐसे ही मैंने लगाया सेकेंडरी के लिए, तो ई एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। समझ गए ना। दोनों, अब दोनों समीकरणों का क्या करो, भाग दे दो। दोनों समीकरणों का क्या करो, भाग दे दो। जब दोनों समीकरणों का भाग दोगे तो ये ईपी बटे ई एस बराबर माइनस, और डी फाइव मर जाएगा। क्या बनेगा, एनपी अपॉन एनएस। अरे बोलो हाँ ना। और मान के चल रहे कि आदर्श ट्रांसफार्मर है। कौन सा, आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में इनपुट शक्ति, कौन सी, इनपुट शक्ति बराबर आउटपुट शक्ति ऐसे होती है। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। और वी यहाँ क्या ले रहे हैं, ई। तो क्या लिखो इसे, ई पी आई पी बराबर ई एस आई एस। अपन के चाहिए ईपी बटा, अजी बोलो अपने को क्या चाहिए, ई पी बटा ई एस। तो ये क्या हो जाएगा, आई एस बटे आई पी। ये फॉर्मूला याद रख दो। क्या लिखोगे, आई एस बटे आई पी। यहां से बहुत देखो, जैसे इसकी इसकी और इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा। इसकी और इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा। समझ में आ गई ना बात। अब पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। दो छोटे छोटे टॉपिक और बैठे रहो। दक्षता को लिखते हैं ईटा से। किससे, ईटा से। ये होता है बेटा पी आउटपुट बटे पी इनपुट। समझ गए ना। इसे बोलेंगे निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति को क्या लिखा था, अभी बताया था, ई एस और आई एस बटे ई पी और आई पी, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। ये परसेंटेज में आ जाएगी। समझ गए। अब देख लो, फटाफट देख लो, क्योंकि ऐसा पूछता है, लास्ट में छोड़ के चले जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। वो पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली किन्हीं दो हानियों के नाम बताओ और उनका निवारण बताओ। पहली है ताम्र हानि। कौन सी, ताम्र हानि, यानी कि ताम्रिक हानि या फिर कॉपर लॉस। अब जो ट्रांसफार्मर का जो वायर होता है ना, वो किसका बनाया जाता है, कॉपर का। किसका, कॉपर का। और इसमें से बार बार जब धारा प्रवाहित होगी तो तार क्या हो जाएगा, ताता हो जाएगा। और तार ताता होने से कुछ हीट जो है वो कहां जाएगी। तो क्या लिखोगे आप कि ट्रांसफार्मर की जो कुंडली है उसका तार तांबे का बनाया जाता है, और तांबे में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होता है, और गर्म होने से कुछ उष्मा की हानि होती है। इसे ताम्रिक हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका निवारण पूछता है। क्या पूछता है, निवारण। देख आर बराबर क्या होता है, रो एल ए। क्या होता है, रो एल ए। अपने को इसका प्रतिरोध कम से कम कर दे। क्या कर दे, प्रतिरोध कम से कम कर दे। क्योंकि गर्म क्यों होता है तार, कोलिजन की वजह से। और कोलिजन का मीनिंग ही, जिसमें ज्यादा कोलिजन होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा है। प्रतिरोध का मतलब रुकावट भैया। रुकावट कम किस में होगी, जिसमें कोलिजन कम होगी।
अरे बोलो तो है, क्या मैं बोलूं, इसकी मोटाई बढ़ा दो आप, क्या बढ़ा दो, मोटाई बढ़ाओगे, अगर मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ा या घटा, घटा, प्रतिरोध घटा। तो निवारण में क्या लिखोगे, तांबे के मोटे तारों का प्रयोग करके, मोटे तारों का प्रयोग करके। अरे बोलो हाँ ना, समझ गए ना। अगली हानि, अगली हानि कौन सी है, शैथिल्य हानि, कौन सी, शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस में हटा दिए हैं, 5 के चैप्टर में आता है। शैथिल्य हानि का मैं बात मतलब बता देता हूं कि जब कोई चीज बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है ना भाई, बार बार इसमें कभी ऐसे धारा प्रवाहित होगी, कभी ऐसे, बार बार ये चुंबकित और विचुंबकित होगी, इस वजह से इसमें एक नई प्रकार की हानि होती है, शैथिल्य हानि। क्या है, शैथिल्य हानि आती क्यों है वो सुन लो। कोई चीज अगर चुंबकित तो जल्दी हो रही है और विचुंबकित धीरे धीरे हो रही है, समझ में आ रही बात, या फिर चुंबकित भी धीरे धीरे हो रही है और विचुंबकित भी धीरे धीरे हो रही है, तो उसमें शैथिल्य हानि क्या होगी, ज्यादा होगी। और नरम लोहा जो होता है, सॉफ्ट आयरन जो होता है, उसकी वो प्रॉपर्टी होती है कि वो जल्दी तो चुंबकित होता है और जल्दी विचुंबकित होता है। समझ में आ गई ना बात। तो उसके निवारण के लिए क्या लिखोगे, जब ट्रांसफार्मर की कुंडली बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है तो उसकी वजह से उसमें शैथिल्य हानि आती है। इसके निवारण के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। एक और होता है भंवर धारा के कारण हानि, किसके कारण, भंवर धारा के कारण हानि, भंवर धारा के कारण हानि। अब देखो एक फोकाल्ट नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये बोला कि जब किसी मेटल की, अब ये भी सिलेबस में नहीं है, 6 के चैप्टर में पहले था भंवर धारा ही, अब ये हटा दिया गया, तो मैं फास्टली बता देता हूं कि जब किसी मेटल की प्लेट से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चक्राकार धाराएं उत्पन्न होती है, जैसे पानी में भंवरे उठते हैं ना, वैसे चक्राकार धाराएं उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं, भंवर धाराएं। और भंवर धाराओं का यूज बहुत है, इलेक्ट्रिक ट्रेन के ब्रेक लगाने में भी अपन भंवर धाराओं का उपयोग करते हैं। अब इसीलिए इन प्लेटों को है ना ऐसे काटा जाता है, आयताकार खांचे काटे जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो क्या लिखोगे, जब जब नरम लोहे की पटली करोड़ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चक्राकार धाराएं उत्पन्न होती है, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। और इन भंवर धाराओं के कारण कुछ ऊष्मा की हानि होती है। इस ऊष्मा की हानि से बचने के लिए अपन इसमें आयताकार खांचे काटते हैं और पटलित करोड़ का प्रयोग करते हैं। किसका, पटलित करोड़ का। तो इसी के साथ ये आपका अध्याय समाप्त होता है। और इस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे परमाणु, एटम। धन्यवाद।